वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म इन आईआर के सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म आईआर के अंदर क्या थ्योरी है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो जिस तरह मैंने टाइटल में लिखा है, आज हम बात करेंगे मेजर थीम्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, जिसमें हम बात करेंगे द स्टेट एंड पावर, इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी और पीस एंड सिक्योरिटी। यानी इन सारी चीज़ों के बारे में सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म किस जाविये से देखता है, किस पर्सपेक्टिव से देखता है, और फिर इसका क्रिटिसिज्म। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और मेजर एजम्पशन, यानी हमने इसके जो कंसेप्ट था, इसके कोर वैल्यूज़, कोर आइडियाज़, उसको क्लियर किया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म बेसिकली है क्या। तो आज हम इसके मेजर थीम्स देखेंगे जिसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म किस तरह से इनको देखता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेजर थीम्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, जिसमें पहले नंबर पर आता है द स्टेट एंड पावर। यानी इसके बारे में सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म किस तरह से देखते हैं। तो स्टेट्स के बारे में सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि स्टेट्स बिहेव एज दे आर सोशलाइज्ड, कि स्टेट्स इस तरह से बिहेव करती हैं जिस तरह से वो सोशलाइज्ड होती हैं। यानी उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे वो जो डिसीजन होता है उसको लेती हैं। ठीक है, यानी सोशलाइजेशन यही होती है कि आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ के जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उसको आप फॉलो करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी सोशलाइजेशन होती है, और फिर आप उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाते हैं। जिस तरह हम मिसाल भी देते हैं कि एक बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उसकी सोशलाइजेशन और तरह से होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक, और एक बच्चा अगर उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उसकी सोशलाइजेशन और तरह से होती है। तो इसी तरह सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि स्टेट्स बिहेव एज दे आर सोशलाइज्ड, कि शुरू से लेके अब तक जिस तरह से स्टेट्स की सोशलाइजेशन हुई उस तरह से वो बिहेव करेंगी। इसकी हम एग्जांपल भी अभी देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नॉट बाय पावर एंड इंटरेस्ट, के जिस तरह रियलिज्म बोलता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो परस्यूट फॉर पावर है, कि हर स्टेट पावर को परस्यू करना चाहती है और हर स्टेट अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको परस्यू करती है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि भाईजान ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पावर की गेम है या इंटरेस्ट की गेम है, बट बाय नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ पर बेसिकली ये कुछ नॉर्म्स की बात करते हैं जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो मेजर एजम्पशन में हमने ज़्यादा डिटेल से बात की कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये आइडियाज़ की, बिलीव्स की, नॉर्म्स की बात करते हैं कि इनकी वजह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो रन हो रहा है, कि जिस तरह की स्टेट के आइडियाज़ होंगे, बिलीव्स होंगे, उस बिना पर जो स्टेट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट बनाएंगी, नेशनल इंटरेस्ट या जो भी, और फिर उस तरह से वो अपने मामलात को आगे लेके बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो नॉन इंटरफेरेंस को, यानी स्टेट एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगी, और बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, यानी दो स्टेट की जो पावर है वो आपस में बैलेंस रहेंगी, कोई स्टेट ज़्यादा पावर हासिल नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पावर ख़राब होता है तो फिर दूसरी स्टेट भी पावर को अचीव करना चाहती है, और इस तरह से एक रेस लग जाती है, जिसकी कोल्ड वार एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये नॉर्म्स की बात करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ये कुछ नॉर्म्स हैं कि आपने इंटरफेयर नहीं करना एक दूसरे के मामलात में, और बैलेंस ऑफ पावर इसको कायम रखना है। ठीक है, दूसरी स्टेट से ज़्यादा पावर हासिल करने की कोशिश नहीं करनी। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इन नॉर्म्स की वजह से चल रही है, ना कि पावर और इंटरेस्ट के बेस पे। इसके अलावा ये बोलते हैं कि हम देखते हैं कि जो नॉन इंटरफेरेंस है इसको ब्रोक किया जाता है। मसलन जिस तरह से वार्स लड़ी जाती हैं कि स्टेट एक दूसरे की बाउंड्रीज़ में दखल अंदाजी करती हैं और जंग होती है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर, इसके भी अदम तवाज़ुन होता है। जिस तरह कोल्ड वार में हुआ, इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि पहले इंडिया ने न्यूक्लियर तजर्बा किया, फिर पाकिस्तान ने किया। तो ये बोलते हैं कि लाजमी कि ये नॉर्म्स तो हैं और इसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ये मौजूद हैं, बल्कि इनको ब्रोक भी किया जाता है, और इनका ब्रोक होना ये इस बात को साबित करता है कि ये मौजूद हैं। यानी जब वार होती है तो हमेशा कोई ना कोई एक स्टेट, मसलन जिस तरह अमेरिका ने इराक़ के अंदर इंटरवेन किया, ठीक है, उसको उस पर इन्वेड किया, इस तरह अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया। तो इसके पीछे अब है तो ये इंटरनेशनल नॉर्म कि कोई भी स्टेट इंटरवेन नहीं करेगी दूसरी स्टेट्स में, लेकिन अमेरिका ने इराक़ और अफ़गानिस्तान में इंटरवेन किया, तो फिर पीछे से वो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, अपने जो एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमने इस वजह से इंटरवेन किया। ठीक है, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो कोई भी नॉर्म ब्रोक की जाती है तो ऐसा नहीं होता कि वो नॉर्म मौजूद ही नहीं है,
बल्कि इनका ब्रोक होना इस बात को साबित करता है कि वो नॉर्म मौजूद है। मसलन जब अमेरिका ये जस्टिफाई करेगा कि उसने क्यों इंटरवेन किया अफ़गानिस्तान या इराक़ के अंदर, तो फिर ये साबित होगा कि वाकई नॉन इंटरफेरेंस की एक नॉर्म है कि जिसको ब्रोक किया गया, और फिर अमेरिका उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हमने इस वजह से किया। ठीक है, क्योंकि अगर ये नॉर्म ना होती तो फिर अमेरिका कभी भी जस्टिफाई ना करता कि हमने क्यों इंटरवेन किया। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, जिस तरह अमेरिका रशिया की, पाकिस्तान इंडिया की आप एग्जांपल ले लें, तो इसको हमेशा ब्रोक किया जाता है और फिर जस्टिफाई किया जाता है कि पाकिस्तान फ़र्ज़ करें अगर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता है तो वो जस्टिफाई करता है कि भाई इंडिया ने भी किया। इसी तरह अगर पाकिस्तान कोई मिलिट्री के तजुर्बात करता है, कोई मिसाइल बनाता है या न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करता है, तो फिर उसके बदले में जो इंडिया है वो भी उसको एक्वायर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है। इसके अलावा जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज़, कि जो भी स्टेट पॉलिसी बनाती है तो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो ओवरऑल उसको जस्टिफाई और एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म एक अहम सवाल रेज़ करता है कि हुज़ इंटरेस्ट इट एक्चुअली इज़, कि जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, तो ये बोलते हैं कि ये वाकई नेशनल इंटरेस्ट होता है या सिर्फ चंद लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो ये बेसिकली एक सवाल है जो इन्होंने रेज़ किया है कि ये किन का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यानी ये इस तरह से देखते हैं और इस चीज़ को वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि क्या वाकई ये नेशन का इंटरेस्ट है या चंद लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये था द स्टेट एंड पावर के बारे में। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर। तो जिस तरह हमने रियलिज़म, लिबरलिज़म और जितनी भी हमने स्ट्रक्चरलिज़म या क्रिटिकल थ्योरी की, तो हर थ्योरी के मुताबिक कोई ना कोई एक ख़ास तरह का वर्ल्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, जिस तरह क्रिटिकल थ्योरी में जो कैपिटलिज़म है वो एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके तहत चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये बोलते हैं, चूँकि हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब क्या है। इनके मुताबिक जो रियलिटी होती है उसको खुद कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रियलिटी गिवन होती है कि ये रियलिटी है या ये वो है, बल्कि रियलिटी इज़ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, कि जो आप रियलिटी खुद बनाते हैं वही आपके लिए रियलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहे कि ये रियलिटी है और आप उसको मान लें, बल्कि आप जो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं वही आपके लिए रियलिटी है। तो इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, इसके बारे में भी इनका यही मानना है कि वर्ल्ड ऑर्डर या इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो बेसिकली आप खुद बनाते हैं। तो जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नॉर्म्स की, जिसमें नॉन इंटरफेरेंस, बैलेंस ऑफ पावर आता है। ठीक है, और पीछे हमने आइडियाज़ की, बिलीफ्स की बात की थी। तो यहाँ पर भी यही बात करते हैं कि बिकॉज ऑफ नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्पीक ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, यानी इनके मुताबिक कोई ख़ास तरह का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, बल्कि जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, बिलीफ्स हैं, इनकी वजह से एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनी हुई है। अब इस इंटरनेशनल सोसाइटी में 5 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बात करते हैं। इनमें पहले नंबर पर आता है बैलेंस ऑफ पावर, फिर इंटरनेशनल लॉ, फिर डिप्लोमेसी, फिर वार आती है। इसके अलावा एग्जिस्टेंस एंड रोल ऑफ ग्रेटर पावर्स। ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी बनी हुई है वो इन चीज़ों की मदद से रन हो रही है कि बैलेंस ऑफ पावर है कि कोई भी स्टेट एक दूसरे से ज़्यादा पावर नहीं अचीव करती। इंटरनेशनल लॉ है जिसके मुताबिक हर स्टेट सही तरीके से चल रही है। डिप्लोमेसी है कि वार के बजाय दूसरे तरीक़ों से चीज़ों को हल करना है। वार है, वार वो नहीं है कि वार के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। वार वो है कि जिस तरह अमेरिका जस्टिफाई करता है कि क्यों उसने अफ़गानिस्तान में इंटरवेन किया, क्यों उसने इराक़ में इंटरवेन किया, यानी इस तरह से चीज़ों को हल करना। इसके अलावा एग्जिस्टेंस एंड रोल ऑफ ग्रेट पावर्स, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल आ जाती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यानी कि बात करते हैं ये इंटरनेशनल सोसाइटी की, वर्ल्ड ऑर्डर की या इंस्टीट्यूशंस की ओवरऑल बात नहीं करते कि इस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर है, बल्कि इंटरनेशनल सोसाइटी है। उस सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही हैं, और वो अच्छे तरीके क्या हैं कि बैलेंस ऑफ पावर है, इंटरनेशनल लॉ, और जिस तरह ये सारी हमने बातें की। इसके अलावा नॉर्म्स में क्या आता है, सोवरेनिटी आती है, नॉन इंटरफेरेंस आती है, ह्यूमन राइट्स आती हैं। ये पीछे बातें हो चुकी हैं कि ये सारा का सारा ओवरऑल इंटरनेशनल सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी चूँकि अच्छी है, सही है, उनमें नॉर्म्स है, वैल्यूज़ हैं, लिहाजा वो इस तरह से चल रही है। इसके अलावा अनार्की की बात करते हैं कि अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। ठीक है, जिस तरह रियलिज़म बात करता है कि जो वर्ल्ड सिस्टम है वो अनार्किक है। ठीक है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई दुनिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट जिस तरह चाहें वो उस तरह से बिहेव करती हैं। इसके अलावा इनका मानना ये है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट था, आप मेरी इलेक्शन उस पर वीडियो देख सकते हैं, तो रियलिज़म के मुताबिक उस दौर में भी अनार्की थी, जब अम्पायर थे उस दौर में भी अनार्की थी,
जब स्टेट्स इमर्ज हुई तब भी अनार्की थी, कोल्ड वार में भी अनार्की थी, अब भी अनार्की है और कल भी अनार्की रहेगी। ठीक है, यानी कि जो रियलिज्म है वो बात करता है अनार्की की, कि वर्ल्ड सिस्टम एक अनार्की है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो दुनिया का निज़ाम है वो अनार्किक है, बल्कि ये जो आप अनार्की की बात करते हैं वो क्या है कि अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। यानी कि जिस तरह सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो यहाँ पर वो वही बात कर रहे हैं कि अनार्की वो है जो आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने कह दिया कि अनार्की है तो फिर अनार्की है। ठीक है, इसके अलावा ये इनका एक मानना ये भी है कि जो सोशल रियलिटी होती है ये कॉन्टेक्चुअल होती है। जिस तरह जब वर्ल्ड वार 1 हो रही थी, वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, तो वो वार की सिचुएशन थी, जो कॉन्टेक्स्ट था वो वार था। फिर कॉलोनियल दौर था तो वो कॉन्टेक्स्ट कॉलोनियलिज्म था। इसके बाद जब कोल्ड वार हुई तो एक कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। यानी कि इस तरह से जो एक ख़ास तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है उसके मुताबिक आप एक सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो अनार्की हो चाहे जो भी हो, रियलिटी इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, कि जो आप समझे वही आपके लिए रियलिटी है। इसके अलावा ये जो रियलिज़म ने कहा कि जो वर्ल्ड सिस्टम है वो अनार्किक है। ठीक है, अनार्की पहले भी थी, अब भी है और आइंदा भी होगी। यानी कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है कि जो स्टेट्स को सही तरीके से रन करे। हर स्टेट इंडिपेंडेंट है, वो जैसे चाहे एक्ट कर सकती है। तो इसके जवाब में ये आर्गूमेंट देते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है इसमें मल्टीपल स्टेट्स हैं, 28 हैं तकरीबन, और अब ब्रेग्जिट के ज़रिए ब्रिटेन उससे निकल भी गया। ब्रेग्जिट पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो इनके मुताबिक वो जो 28 स्टेट्स चल रही हैं उनमें तो कोई अनार्की नहीं है, बल्कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है और जो यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल है वो सारे मामला चला रही है यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ है इसके मुताबिक आप किसी भी चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकते हैं। कुलभूषण यादव की भी इसमें एग्जांपल आती है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कोई भी डिसीजन ले उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि अनार्की की सिचुएशन नहीं है, बल्कि अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी चेंज है। इसके अलावा अनार्की इस कंटेक्स्ट स्पेसिफिक ये भी बात हो चुकी है कि जब कोल्ड वार चल रही थी तो तब आप कह सकते हैं कि अनार्की थी, लेकिन कोल्ड वार ख़त्म हो चुकी है, अब कोई अनार्की नहीं है। ठीक है, चाइना फ़र्ज़ करें मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह कोई ना कोई चीज़ इन्फ्लुएंस ज़रूर कर रही है, जिसमें ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एग्जांपल बेस्ट है कि यहाँ पर जो डिसीजन होगा, फ़र्ज़ करें वो पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान उसको नहीं मानता, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो फैसला हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को वो मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की अपनी कोई सोवरेनिटी तो ना रही, बल्कि एक जो इंटरनेशनल इदारा है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान को। तो अनार्किक सिचुएशन तो ना हुई फिर कि जिसमें हर स्टेट अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकती है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये आइडेंटिटी की बात करते हैं कि पार्टिकुलर रोल इन आईआर, के इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी जो ख़ास तरह की आइडेंटिटी होगी वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी, आप जो भी उसमें एक्ट या रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक्ट अप्रोप्रिएट टू दैट रोल। ठीक है, यानी आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो ख़ास तरह का आपकी शनाख्त है, उस बेस पे आप आगे एक्ट करेंगे। इसमें मिसाल आती है स्मॉल एंड लार्ज स्टेट, कि आमतौर पर जो छोटी रियासतें होती हैं, ठीक है, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती हैं। ठीक है, यानी उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो उस तरीके से शेप होती है। इसके अलावा जो लार्ज स्टेट्स होती हैं या जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं वो आमतौर पर जो ग्लोबल अफेयर्स होते हैं उनमें वो ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जिस तरह आप चाइना की एग्जांपल लें, रशिया के लिए, अमेरिका के लिए, तो ये पावरफुल स्टेट्स हैं, इनकी एक ख़ास तरह की आइडेंटिटी बनी हुई है और ये उस बेस पे अपना एक ख़ास रोल अदा करेंगी। इसके अलावा कुछ स्मॉल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो अपना जो सर्वाइवल है उसको मद्देनज़र रखती हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी जब तश्कील पाती है तो इसमें प्रोसेस ऑफ अदरिंग ड्यूरिंग आइडेंटिटी मेकिंग, नो अदर नो आइडेंटिटी। तो ये हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में कंसेप्ट किया था कि जब आप अदरिंग का कंसेप्ट देते हैं कि अस एंड अदर, कि ये हम हैं और ये वो हैं, तो जब आप बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में डिस्कोर्स करते हैं और आप किसी को अपने लिए ख़तरा करार देते हैं, ठीक है, यानी डिस्कोर्स होता है, डिबेट्स होती हैं और उसमें आप एक अदर को क्रिएट करते हैं कि फ़लाँ हमारे लिए ख़तरनाक है, तो यहाँ पर आपने एक अदर का कंसेप्ट बना लिया कि वो दूसरा है और ये मैं हूँ, अदर और मैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ अदरिंग होता है, ठीक है, फ़र्क करने वाला, तमीज़ करने वाला, तो ये ख़ास तरह की आइडेंटिटी को बनाता है कि जब आप कहते हैं कि अदर, इसका मतलब आप एक की आइडेंटिटी और है, आप दूसरे की आइडेंटिटी और है। तो ये बोलते हैं कि अगर आप अदरिंग नहीं करेंगे तो नो अदर नो आइडेंटिटी, तो इससे आपकी कोई शनाख्त भी नहीं होगी। लिहाजा अगर आप अपनी आइडेंटिटी को चाहते हैं तो फिर अदर, दूसरा को बनाना, दूसरे को कंस्ट्रक्ट करना, ये लाजमी है।
इसके अलावा ये बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कि जब एक दफ़ा आइडेंटिटी बन जाती है तो इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, नॉट इजीली चेंज। ठीक है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि वाई चेंज क्यों करना है। तो यहाँ पर आता है कि जब भी स्टेट्स किसी नए रिलेशन में दाखिल होती हैं, ठीक है, तो फिर उनकी आइडेंटिटी मुतासिर होती है। मिसाल के तौर पर अभी ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटेन जो है वो यूरोप से अलहदा हो गया। तो जब वो यूरोप में था तब उसकी आइडेंटिटी क्या थी, और अब वो यूरोप से अलहदा हुआ तो अब उसकी आइडेंटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा। इसके अलावा वो कंट्रीज़ जो यूरोप को यानी यूरोपियन यूनियन को अब ज्वाइन कर रही हैं या करेंगी, ठीक है, तो जब वो इंडिपेंडेंट थी, अलहदा थी, तब उनकी आइडेंटिटी क्या थी, और जब वो उसको ज्वाइन करेंगी तो तब उनकी आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है, यानी जब स्टेट्स नए रिलेशनशिप में आती हैं या रिलेशनशिप को तोड़ती हैं तो उनकी जो ख़ास तरह की आइडेंटिटी बनी होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन ओवरऑल ये कोई आसान काम नहीं होता, आइडेंटिटी बनते वक्त बड़ा टाइम लगता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नेटो की। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कि जब ये बनी थी तो ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बनी थी कि उसका जो कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस है उसको रोकना है। ठीक है, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी 1989 में रशिया टूट गया, तो उस वक़्त फिर जो नेटो का मकसद था वो भी ख़त्म हो गया। कि नेटो को बनाया ही इसलिए था कि जो सोवियत इन्फ्लुएंस है, जो कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस है, उसको कंटेन किया जाए। ठीक है, लेकिन जब रशिया टूट गया, कोल्ड वार ख़त्म हो गई, तो फिर नेटो का मकसद भी ख़त्म हो गया। तो जब कोल्ड वार चल रही थी तो नेटो की एक ख़ास तरह की आइडेंटिटी थी कि वो कम्युनिज़म को कंटेन कर रही है। लेकिन जब कोल्ड वार ख़त्म हो गई तो फिर नेटो को एक नई आइडेंटिटी देने की ज़रूरत पैदा हुई। ठीक है, तो फिर इसको एक नई आइडेंटिटी दी गई कि ये दुनिया में डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने का काम करेगी। क्योंकि एक आर्गुमेंट ये था कि जो डेमोक्रेसी होती हैं वो आपस में फ़ाइट नहीं करती। लिहाजा नेटो का मकसद ये है कि दुनिया में जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिजिम्स हैं उनको मुतासर करना और पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर आना है। तो यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिटी की बात हो रही है कि किस तरह आइडेंटिटी चेंज होती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए टू चेंज रेडिकली एक्सटर्नल शॉक्स ये होते हैं। जिस तरह वर्ल्ड वार 2 ही 9/11 हुआ कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 आप जानते हैं कि यूरोप में हुई थी। तो पहले यूरोप इकट्ठा था, लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुई तो यूरोप आपस में ही लड़ पड़ा। ठीक है, तो यानी कि यूरोप की एक आइडेंटिटी चेंज होगी। इसके अलावा 9/11 जब अमेरिका में ये धमाका हुआ तो अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी का डिस्कोर्स था वो बिल्कुल एक यकदम से चेंज हो गया। कभी अमेरिका ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह का शायद कोई अटैक होगा। तो उसके बाद उन्होंने वार अगेंस्ट टेररिज्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये सारा शुरू किया और चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये था आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी के बारे में। इसके बाद इसमें आता है पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीस एंड सिक्योरिटी डिफाइंड थ्रू डिस्कोर्स, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का बेसिकली दोबारा फिर से कंसेप्ट है कि जब कोई भी स्टेट्स के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बैठते हैं, डिस्कोर्स करते हैं, डिबेट्स करते हैं और वो हॉस्टाइल अदर इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान में अगर डिबेट्स होती हैं तो इंडिया ख़तरा होगा। इंडिया में अगर कोई डिस्कोर्स होता है सिक्योरिटी के बारे में तो पाकिस्तान ख़तरा होगा। तो ये डिस्कोर्स होते हैं जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि क्या ख़तरनाक है और क्या फ़ायदा मंद है। ठीक है, पावर इज़ इन डिस्कोर्स, ये बेसिकली जो फ्रेंच फ़िलोसोफर थे मिशेल फोको, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि डिस्कोर्स के अंदर असल पावर होती है। तो जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो बेसिकली इन्हीं डिस्कोर्स से आते हैं कि जब स्टेट्स हॉस्टाइल अदर क्रिएट करती हैं, दूसरे का कंसेप्ट देती हैं कि वो दूसरा यहाँ हम हैं, तो जब आप हॉस्टाइल अदर क्रिएट कर देते हैं तो फिर सिक्योरिटी के इश्यूज़ पैदा होते हैं और पीस कायम करने के चांसेस कम होते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इसी चीज़ की बात करते हैं कि आप पीस को और सिक्योरिटी को बेसिकली खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं डिस्कोर्स के ज़रिए। डिस्कोर्स में आपने कहा कि ये ख़तरनाक है तो वो ख़तरनाक है, अगर आपने कहा कि ये फ़ायदेमंद है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये डिस्कोर्स है जो तय करेगा कि क्या हार्मफुल है और क्या बेनिफिशियल है। इसके बाद सबसे आखिर में आता है क्रिटिसिज्म के सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो सबसे पहला और अहम क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा वैलिड है कि ये अपने आप को मिडिल ग्राउंड में लेते हैं कि जिस तरह हमने बात की कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अपने आप को स्ट्रक्चरलिज्म में और रैशनलिज्म या इंडिविजुअलिज्म या एजेंसी इसके दरमियान में बोलते हैं। जो प्योर स्ट्रक्चरलिस्ट होता है वो कहता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, एजेंसी को भी, इंडिविजुअल्स को भी। इंडिविजुअल्स की अपनी ज़ाती कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक वो फ़ैसले लेते हैं। जबकि जो प्योर रैशनलिस्ट हैं या इंडिविजुअलिस्ट हैं या जो एजेंसी की बात करते हैं वो कहते हैं कि ये एजेंसी है जो अपने ज़ाती फ़ैसले इंडिपेंडेंट चॉइस में लेते हैं और एजेंसी के फ़ैसलों की वजह से ख़ास तरह का स्ट्रक्चर बनता है।
तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये बोलते हैं कि जो जब एजेंसी या कोई इंडिविजुअल फ़ैसला लेता है तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर बनता है, और जो ख़ास तरह का स्ट्रक्चर होता है वो इंडिविजुअल्स के फ़ैसलों को असरअंदाज करता है। ठीक है, यानी ये अपने आप को सेंटर में बोलते हैं, ये ना स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ है ना इंडिविजुअलिज्म की तरफ है। तो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को, ये बोलते हैं कि भाईजान आप मिडिल ग्राउंड में हैं, आप एक साइड पे हों, ठीक है, एक तरह की बात करें, दरमियानी बात ना करें। इसके अलावा जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि फोकस मोर ऑन स्ट्रक्चर, कि जिस तरह बेसिकली मेजर अजम्पशन में हमने ये ज़्यादा डिटेल से किया था कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो अपने आप को मिडिल में बोलते हैं कि हम ना तो स्ट्रक्चरलिज्म के साथ हैं ना इंडिविजुअलिज्म या रैशनलिज्म के साथ हैं, बल्कि हम दरमियान में हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये स्ट्रक्चर्स की, आइडेंटिटी की, इंस्टीट्यूशंस की, कल्चर की, नॉर्म्स की, इसकी ज़्यादा बात करते हैं। यानी कि ये सारे के सारे चीज़ें आती हैं स्ट्रक्चर में। यानी अपने आप को तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि ये मिडिल में है, ना स्ट्रक्चर की तरफ ना इंडिविजुअल की तरफ, बल्कि दोनों की बात करते हैं। लेकिन जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ ज़्यादा होता है, यानी ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड ज़्यादा बातें करते हैं। तो ये है बेसिकली इस पर क्रिटिसिज्म। तो ये था बेसिकली मेजर थीम्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, बेसिकली जो इसके असल वैल्यूज़ हैं, कोर आइडियाज़, वो हमने पहली वीडियो में कवर किया था। इसमें हमने ये मुख्तसर देखा कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किस ज़ाविये से देखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ पता चला होगा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। वीडियो देखने का शुक्रिया।